स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपना कंट्रोलिंग का मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स कवर अप किए थे। इस वीडियो के अंदर हम कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस और लास्ट में कंट्रोलिंग के प्रिंसिपल्स डिस्कस करके ये चैप्टर फुली कंप्लीट कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, बेसिकली इसके अंदर हमारे जो 5 स्टेप्स है वो हम फॉलो करते हैं जब भी हमने कंट्रोल करना है। दैट मीन्स सबसे पहले है सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज़ कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। उसके बाद डेविएशंस को एनालाइज करना और लास्ट में है करेक्टिव एक्शंस को लेना। तो इन पॉइंट्स को अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जो ये वाला आपका डायग्राम है, ये एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ, फिर आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज़ योर सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है कंट्रोलिंग का वो है टू सेट दी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स हमारे वो क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। जो स्टैंडर्ड्स है वो इंडिविजुअल्स को टेल करते हैं, ठीक है। उनके, आप कह लीजिए कि क्या टारगेट्स है जो उनको क्या करने हैं, अचीव करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स और दूसरे हैं क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अगर हम बात करें अपने क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स की, तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं? ये वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, दे आर द स्टैंडर्ड्स विच आर शोन विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, जिनको हम फिगर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। मतलब जो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या हो सकते हैं, रिप्रेजेंट हो सकते हैं। इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं? हमारे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। जैसे प्रोडक्शन हमने करनी थी 10 यूनिट्स की एक लेबरर ने, तो सपोज़ हमने टारगेट ले लिया कि हमने 100 यूनिट्स डे के प्रोड्यूस करने हैं। तो ये जो 100 यूनिट्स है, इसको मैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में क्या कर पा रही हूँ, एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। तो ये हमारा कौन सा स्टैंडर्ड हो गया? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड हो गया। नेक्स्ट इज़ योर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, बिल्कुल ऑपोजिट है क्वांटिटेटिव के, जिसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। मतलब कि जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते या फिक्स नहीं कर सकते, वो कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं? हमारे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टूडेंट, सपोज़ हमने टारगेट लिया है कि हमें अपना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो मोराल है वो क्या करना है, बूस्ट करना है। तो एम्प्लॉयज़ का मोराल बूस्ट करना है, तो ये हमारा सेट टारगेट है। और जब एम्प्लॉयज़ की जो मोराल है, वी ऑल नो दैट हम इसको मेजर क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं कर सकते। इस वजह से इसको कौन सा स्टैंडर्ड बोला गया है? क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड बोला गया है। नाउ इज़ द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स के क्या क्या बेसिस हैं? हमारे पास 4 बेसिस हैं फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटी के बेसिस पर हम स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं, क्वालिटी के बेसिस पर स्टैंडर्ड्स सेट करे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइम के बेसिस पर स्टैंडर्ड्स को सेट किया जा सकता है, और लास्ट इज़ कॉस्ट के बेसिस पर स्टैंडर्ड्स को सेट किया जा सकता है। अगर तो हम क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें, क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स बेसिकली किसके रिलेटेड होते हैं? प्रोडक्शन के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड और स्टॉक के रिलेटेड। जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये मतलब क्वालिटी आप खुद सोचिए, आप किसके लिए फ़िक्स करते हैं? रॉ मटेरियल की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, फिनिश गुड्स की किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस की किस तरह की किस क्वालिटी की कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, और एम्प्लॉयज़ का मोरल किस तरह से बूस्ट करेंगे। ये सारे हमारे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं मेजर कर सकते। फिर है हमारे पास टाइम स्टैंडर्ड्स। टाइम स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं कि इस तरह के स्टैंडर्ड्स की प्रोडक्शन को 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना समय लगेगा, 1000 यूनिट को अगर आपने सेल करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम स्टैंडर्ड्स होते हैं कि प्रोडक्शन या सेल करने में कितना आप टाइम लेंगे, वो होते हैं हमारे टाइम स्टैंडर्ड्स। और कॉस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं विच रेफर्स टू दी लेबर मटेरियल। मतलब कॉस्ट स्टैंडर्ड्स हो गए कि आप जिसके अंदर कॉस्ट को एज अ स्टैंडर्ड या एज अ टारगेट लेकर चलते हैं, और जो आप कॉस्ट है किस किन चीज़ों के लिए फ़िक्स करते हैं, लेबर की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट या किसी भी और खर्चे की कॉस्ट। क्लियर?
नेक्स्ट इज़ फंक्शनल एरिया एंड स्टैंडर्ड्स। जैसे हमारे पास यहाँ पर इन्होंने 4 फंक्शनल एरियाज़ दिए हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग। तो जैसे स्टैंडर्ड 1 इन्होंने यहाँ पर 4 स्टैंडर्ड्स लिए हुए हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4। अब प्रोडक्शन में भी क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन में आप ले सकते हैं कि किस क्वालिटी का प्रोडक्शन करेंगे, कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे, कितनी लागत आएगी, और इंडिविजुअल प्रोडक्शन मतलब पर बंदा कितनी प्रोडक्शन करेगा। एक तरह से इन्होंने ना एग्जांपल लिया हुआ है कि हम किस तरह से डिफरेंट एरियाज़ के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकते हैं। मार्केटिंग में हम सेल्स वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, सेल्स एक्सपेंसेस का हो गया, टारगेट ऑफ सेल्स पर्सनस का हो गया। पर्सनल मैनेजमेंट जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी, इसमें लेबर रिलेशंस की कैसे लेबर रिलेशंस होंगे, लेबर टर्नओवर रेट का हम स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं, एब्सेंटिज्म रेट का कर सकते हैं, और डिस्प्यूट रेट का भी कर सकते हैं। और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर का, फ्लो ऑफ कैपिटल का, और लिक्विडिटी का। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एक स्टैंडर्ड्स जो या आप कह लीजिए फंक्शनल एरिया जिसके लिए हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कौन कौन से फैक्टर्स स्टूडेंट्स आप कंसीडर करेंगे जब आप स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, रीज़नेबल होने चाहिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा इजी होने चाहिए, ना ही ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली टफ होने चाहिए टू अचीव। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। नेक्स्ट क्या है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। दैट मीन्स आप परफॉर्मेंस को ईजिली क्या कर सको, मेजर कर सको। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि आप इन चेंज को इंट्रोड्यूस कर सके अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस। नेक्स्ट इज़ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है, सो दैट जिनके लिए आपने इन स्टैंडर्ड्स को बनाया है उनको आप इजीली क्या कर सको, अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। और जो लास्ट है वो क्या है, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, जो क्लैरिफाइड होनी चाहिए। स्टूडेंट्स डेविएशन टॉलरेंस लिमिट ध्यान से देखिए क्या है। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट इज सपोज हमने जैसे टारगेट लिया था कि इस महीने ना हम 2000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, और अगर आपने सपोज़ 1980 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाए, मतलब 20 यूनिट का रह गया, तो आप ना पहले से ही फिक्स कर लो कि चलो इतना अगर चलता है 50-100 का हम जो भी डिफरेंस आता है वो हम सह लेंगे, ठीक है, मतलब इतना चल जाएगा। तो वो जो चल जाएगा दैट इज़ नोन एज डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। तो वो भी आपको पहले से ही क्या करनी चाहिए, डिसाइड करनी चाहिए। तो क्या क्या फीचर्स थे कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मतलब अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, सिंपल और क्लियर होने चाहिए, और स्टैंडर्ड्स की जो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है वो पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। मतलब आप पहले से ही फिक्स कर लेंगे कि अगर मेरा टारगेट 2000 का, अगर 50-100 ऊपर नीचे हो भी गए तो वो चला लेंगे। तो वो जो 50-100 है वो भी आप पहले से ही डिसाइड करके रखें कि कितना ऊपर नीचे हो सकता है। और जो ये ऊपर नीचे होना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। क्या बोलते हैं, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेंगे। तो सेकेंड स्टेप जो कंट्रोलिंग प्रोसेस का है वो है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे किसके बेसिस पर, प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर। और जो मेजरमेंट है एक्चुअल परफॉर्मेंस का, ये मैनेजर्स को बताता है कि वेदर द वर्क हैज़ बिन डन अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट, क्या हमने प्लान के अकॉर्डिंगली काम किया है कि नहीं किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, दैट actual work that arises, whether the measurement of performance can be done only after the actual work is completed or it can be measured during the course of completion। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आप परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो क्या आप परफॉर्मेंस काम ख़त्म होने के बाद मेजर करेंगे या काम होने के दौरान मेजर करेंगे। तो फर्स्टली व्हेन द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, जब काम चल रहा है, इट शुड बी असर्टेन थ्रू द मीडियम ऑफ सुपरविजन वेदर द वर्क इन प्रोग्रेसिंग इज़ एट अ गुड स्पीड और नॉट। तो यहाँ पर आप ये असर्टेन कर सकते हैं, नहीं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म होने के बाद ही आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं।
आप काम करने के दौरान जब वर्क इन प्रोग्रेस है तब भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन उस समय आप कैसे करेंगे? थ्रू द मीडियम ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन की हेल्प से साइड बाय साइड आप चेक करते जाएंगे कि हाँ भी काम कितना हुआ है कि कितना नहीं हुआ। सेकेंडली, जब काम कंप्लीट हो जाएगा, इस केस में भी, इन दिस केस करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट वही है। अगर इसमें तो काम के दौरान काम ख़त्म होने के दौरान हम क्या करेंगे? परफॉर्मेंस मेजर करेंगे और अपने जब काम ख़त्म हो जाएगा। और अगर फिर क्या होगा कि इन केस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स फिर हम करेक्ट उससे अपने वेरिएंसेस से मैच करेंगे। और अगर नेगेटिव रिजल्ट्स है तो कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इस तरह की गलती ना दोहराई जाए। अब नेक्स्ट इज द फॉलोइंग फैक्ट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर मेजरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो वो क्या क्या पॉइंट्स है? फर्स्ट इज द फिगर रिगार्डिंग द वर्क प्रोग्रेस शुड एज फार एज पॉसिबल बी कम्प्लीटली ट्रू। जो फिगर्स हैं वर्क इन प्रोग्रेस की वो भी ट्रू होनी चाहिए। फिगर्स को आप साथ साथ प्रिपेयर करते जाएंगे। और जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोग्रेस को मेजर करने का, ठीक है, शुड बी सेम एज वर अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनिंग द स्टैंडर्ड। और जो स्टैंडर्ड आपने परफॉर्मेंस को फिक्स करने के लिए, स्टैंडर्ड जो फिक्स किए थे परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, वो ही स्टैंडर्ड आप यूज़ करेंगे जब आप परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। और लास्ट है, प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम शुड बी क्विक टू दी पॉइंट आउट डेविएशन। और आपका जो प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका है वो बहुत क्विक होना चाहिए ताकि आप जल्दी ही डेविएशंस को क्या कर लें? फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। अब थर्ड में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड के साथ क्या करेंगे? मेजर करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की डेविएशंस आ सकती हैं, एक है नेगेटिव डेविएशंस और एक है पॉजिटिव डेविएशन। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस में हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन कब होगी? जो हमारे स्टैंडर्ड्स फिक्स थे, हमारी जो परफॉर्मेंस है उन स्टैंडर्ड से क्या आएगी? कम आएगी एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो उस केस में क्या होगा हमारा? जब नेगेटिव डेविएशन कब होगी? जब हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कम आएगी स्टैंडर्ड से। मतलब कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी एक्चुअल से। तो कौन सी है? नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन कब होगी? जब ये साइन ऐसे ऑपोजिट हो जाएगा, एक्चुअल ज़्यादा होगी और स्टैंडर्ड कम होगी, तो उस केस में पॉजिटिव डेविएशन होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज़, यहाँ पर देखिए तीन तरह की डेविएशंस यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तीन तरह की डेविएशंस हैं हमारे पास। एक है स्टैंडर्डाइज, हमारी जो स्टैंडर्ड थी कि हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन में तीन में हम देखते हैं, एक आई है 8 यूनिट, एक आई है 10 और एक आई है 12। अब देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा है, ठीक है, और एक्चुअल कम है, तो कौन सी डेविएशन हुई? नेगेटिव। अब यहाँ पर जो दोनों है वो सेम है, इक्वल है, तो कौन सी डेविएशन हुई? ज़ीरो, क्योंकि कुछ भी गलती नहीं है। और जब हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन जो एक्चुअल है, ठीक है, वो ज़्यादा आ रही है स्टैंडर्ड से, तो कौन सी डेविएशन होगी? वो पॉजिटिव डेविएशन होगी। अब हम क्या करेंगे? डेविएशंस को एनालाइज करेंगे। तो डेविएशन को एनालाइज करने के लिए वी आर प्रोवाइडेड विद 4 स्टेप्स। अब वो 4 स्टेप्स को हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। सबसे पहले है इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इफ़ येस नथिंग इज़ नीडेड टू बी डन। अगर तो हमने अपना स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है तो फिर तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। द वर्क विल बी कंटिन्यू एज यूजुअल, एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड एंड रिमेनिंग प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। कॉन्ट्राडेरी टू दिस, अगर हमने स्टैंडर्ड ही अचीव नहीं किया, ठीक है, तो हमारी डेविएशन आएगी। तो नेक्स्ट इज डेविएशन आ गई जब मैंने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नहीं अचीव की। मतलब मैंने 10 यूनिट की फ़िक्स की थी लेकिन मैंने 8 करे हैं अचीव, इसका मतलब डेविएशन आ गई। जब डेविएशन आएगी तो फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या जो ये डेविएशन आई है वो एक्सेप्टेबल है, क्या ये विद इन द डेविएशन टॉलरेंस लिमिट तो नहीं आ रही। अगर तो विद इन डेविएशन टॉलरेंस लिमिटेड तो फिर तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर ये आउट ऑफ डेविएशन टॉलरेंस लिमिट आ रही है, ठीक है, तो हम ये चेकआउट करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या हमारा जो स्टैंडर्ड है वो एक्सेप्टेबल है, जो मैंने ये 10 फिक्स किया था, क्या ये सही है? अगर तो ये सही है तो ठीक है, फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारे में कमी है, अगली बार कोशिश करेंगे कि अपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही परफॉर्मेंस आ सके। बट अगर स्टैंडर्ड में ही प्रॉब्लम है, दैट मीन्स जो ये 10 है इसी में प्रॉब्लम है, तो फिर हम क्या कर देंगे? अपना स्टैंडर्ड ही रिवाइज कर देंगे, स्टैंडर्ड को दोबारा से रीफिक्स कर दिया जाएगा।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अलग से टॉपिक है डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। जो मैंने आपको बताया ही था डेविएशन टॉलरेंस लिमिट क्या होती है कि पहले से ही हम लिमिट फिक्स कर देते हैं कि इतने का उतार चढ़ाव चल सकता है। तो वो जो उतार चढ़ाव होता है दैट इज़ नोन एज डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। अब दो प्रिंसिपल्स इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है, एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है, और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको एक मैनेजर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होते हैं, ये की एरियाज़ होते हैं, की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैनेजर को ना इनिशियली पहले से ही इन की एरियाज़ को क्या कर देना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए, और इनके ऊपर ही उसे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्योंकि अगर वो इनके ऊपर काम नहीं करेगा, इनको इग्नोर करेगा, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये एक्टिविटीज़ ना परफॉर्म हो पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो जाए, कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो उसे पहले से ही क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मार्क करके रखने चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन क्या होता है, प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन का मतलब है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल का ही प्रिंसिपल है। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होती हैं कि जो सिग्निफिकेंट डेविएशन है, ये सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने पास ही रखने चाहिए। और जो लोअर जो इतनी थोड़ी अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं या डिसीजन है, वो डेलीगेट कर देने चाहिए सबऑर्डिनेट्स को। मतलब एक्सेप्शनल डिसीजन अपने आप में हाथ में ही रखने चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखिए ये कुछ एक एडवांटेजेस हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल की और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की। फटाफट से देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं। वो यही है कि जब हमने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ बाय टेकिंग केयर ऑफ इम्पॉर्टेंट डेविएशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इम्पॉर्टेंट डेविएशंस जो होंगे वो किसके हाथ में होंगे, मैनेजर के या टॉप लेवल जो टॉप लेवल अथॉरिटीज़ हैं उनके हाथ में होंगे। इससे क्या होगा, जो भी टाइम है, एफर्ट सेव होंगे। मैनेजर हमेशा फोकस रहेगा इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे, जो अनइम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उन पे सबऑर्डिनेट्स या जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ काम कर लेंगे। और जब डेलीगेट अथॉरिटी करते हैं तो जो लेस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो सबऑर्डिनेट्स को दे दी जाती हैं, और सबऑर्डिनेट्स को भी लगता है चलो हमारे पास भी काम है, वो भी कई बार मोटिवेटेड फील करते हैं, और इससे प्रॉब्लम्स भी क्विकली क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि जो अनइम्पॉर्टेंट होती हैं उनको कौन सॉल्व कर लेता है, सबऑर्डिनेट्स, और जो इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको कौन सॉल्व कर लेता है, टॉप लेवल मैनेजर्स। तो पॉसिबल लॉसेस भी इससे अवॉइड होते हैं। नेक्स्ट इज अब क्या क्या कारण हो सकते हैं डेविएशंस के। सबसे पहले जो कॉज है वो है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन जो एम्प्लॉई है उनकी गलती की वजह से भी कई बार डेविएशंस आ सकती हैं, या कई बार अनसर्टेन इवेंट्स हो जाती हैं। फ्यूचर अनसर्टेन होता है। अब फ्यूचर में अब हमें पता था कि कोरोना वायरस आ जाएगा, इस तरह का कोई वायरस आ जाएगा जो पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को शटर्ड कर देगा, नहीं ना। तो कई बार अनसर्टेन इवेंट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से भी डेविएशंस आ सकती हैं। और भी कई बार बहुत सारी रुकावटें आ जाती है, जैसे मशीन टूट गई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। या कई बार हम अपने जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो उन्हीं को क्या कर देते हैं, रॉन्ग स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देते हैं। ठीक है, कई बार हम सेल्स का गलत एस्टिमेट ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पर स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि इस महीने तो 10,000 अचीव करनी, बट आप लाख कोशिशें कर लो, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने फोरकास्टिंग ही गलत की है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी क्या करती हैं, डेविएशंस को लेकर आ जाती हैं। और जो लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, अब आप क्या लेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं, करेक्टिव एक्शन लेकर। अब स्टूडेंट्स आप करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे, या तो आप रिमूविंग डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप production if the production has declined because of some defect in the machine, it should be immediately got rectified and the employee should be asked to work overtime to compensate the loss of production. सपोज़ आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई डेविएशन आ गई, जैसे आपने प्रोडक्शन करनी थी, प्रोडक्शन में मशीन ख़राब होगी, तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मशीन को ठीक करें और एम्प्लॉयज़ को बोलें कि आप ओवर टाइम काम कीजिए, ताकि जो रुकावट आई है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन में हमारी प्रोडक्शन इससे इफ़ेक्ट हुई है, उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। और नेक्स्ट जो है, दूसरी जो चीज़ आप कर सकते हैं वो यही है कि फ्यूचर में वो गलती, इस तरह की गलती को ना दोहराएं। तो इस तरह से क्या हो सकता है, आप अपनी जो गलतियां हैं, डेविएशंस को रिमूव कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, आपको कुछ एक फैक्टर्स हमेशा ध्यान में रखने हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं कि जब भी आप करेक्टिव एक्शन लें, ठीक है, करेक्टिव एक्शन शुड ओनली बी टेकन आफ्टर द केयरफुल इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ डेविएशन। हमेशा डेविएशन की जड़ तक जाकर ही आपको करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। इफ़ द रॉन्ग स्टैंडर्ड्स हैव बीन डिटर्मिन, दे शुड बी मॉडिफाइड।
अगर आपने किसी भी प्रकार का रॉन्ग स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है तो कोशिश करें उसको मॉडिफाई करें या रिवाइज करें या रीफिक्स करें। करेक्टिव एक्शन इज़ ओनली टेकन बाय द मैनेजर हु इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्क। करेक्टिव एक्शन हमेशा उसी मैनेजर को लेना चाहिए जो डायरेक्टली उस काम में क्या है, कनेक्टेड है। एक्शन शुड बी इमीडिएटली टेकन सो दैट द लॉस कैन बी अवॉइडेड इन द फ्यूचर। और जो एक्शन है आप इमीडिएटली लेंगे ताकि फ्यूचर में लॉस को क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। इफ़ नेसेसरी चेंजेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी पॉलिसीज़। और अगर लगता है कि पॉलिसीज़ प्लान्स में कुछ रिवीजन चाहिए तो उनको रिवाइज कर दीजिए। करेक्टिव एक्शन शुड बी सच टाइप विच इज़ लाइक्ड बाय द पीपल एंगेज्ड इन दी वर्क परफॉर्मेंस। अब जब भी आप अपनी गलती को सुधार रहे हैं तो आपको ऐसा प्लान ऑफ एक्शन लेना चाहिए कि वो जितने भी उस काम के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पसंद आए। अगर पॉजिटिव डेविएशंस हैं इट शुड बी फाइंड आउट एंड एफर्ट शुड बी मेड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। और अगर पॉजिटिव डेविएशन आई है तो उन्हें फाइंड आउट करें और फ्यूचर में और अपने आप को एफिशिएंट बनाएं, ठीक है, और अपनी एफिशिएंसी को क्या करें, इंक्रीज़ करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चार्ट में कुछ टूल किट में दिए हुए हैं कॉजेज़ ऑफ डेविएशन, तो उनके लिए आप क्या क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, तो इस टूल किट को गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट कम्स दी लिमिटेशंस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ कंट्रोलिंग। फटाफट से पढ़ते हैं क्या क्या कमियां हैं कंट्रोलिंग की। डिफ़िकल्ट इन सेटिंग द क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स हम हमेशा फ्यूचर को फोरकास्ट करके क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं, तो इन स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना भी ईजी टास्क नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम इंटरनली तो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, बट बाहर के फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल करना आसान नहीं है। नेक्स्ट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। कई बार एम्प्लॉयज़ ही रेजिस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बाउंडेशंस या लिमिट्स के बीच में रख दिया गया है। जैसे सपोज अगर मैं कंट्रोलिंग के लिए उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए तो कई बार वो रेजिस्ट करते हैं इन सब चीज़ों से, उन्हें लगता है कि बाउंडेशंस लगा दी है, बंदिशें हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इट्स अ कॉस्टली अफेयर। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, लॉट ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट्स आर रिकॉर्ड। ह्यूमन प्रॉब्लम्स। कंट्रोल प्रोसेस इज जनरली लुक्ड अपॉन विद अ क्रिटिकल आई बाय द एम्प्लॉयज़। दे कंसिडर्ड इट। कई बार उन्हें लगता है कि हाँ भी कोर्शन एक तरह का दबाव हो गया, फोर्सफुल दबाव हो गया, या उन्हें लगता है कि हाँ सिर्फ उनकी गलतियों को गिनवाने के लिए ही ये सब चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब बहुत सारे काम होते हैं इंटरप्राइज में जो जॉइंटली या एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा किए जाते हैं, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना कि हाँ भी तू इस काम के लिए लायबल होगा, वो टास्क करना बड़ा मुश्किल है। लैक ऑफ नॉलेज इन कंट्रोलर्स। कई बार कंट्रोलर्स जो हैं उन्हीं को इतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो कंट्रोलिंग को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स हैं या आप कह लीजिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए जब भी हम कंट्रोलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल इज़ डिटर्मिनिंग द स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमें क्या करने चाहिए, स्टैंडर्ड्स फिक्स करने चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं होंगे तो आप किसके बेसिस पर क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। Next is principle of efficiency of control. According to this principle, the control process should be efficient. जो आपका कंट्रोल प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कैसा होगा, इज़ दैट विच कैन फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल प्रोग्रेस एंड द स्टैंडर्ड्स इन टाइम क्विकली एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट। और एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम स्टूडेंट्स ऐसा होना चाहिए जो कि आप इजीली क्या कर सकें, डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सके, आप गलती को बड़ी जल्दी पकड़ सके और जल्दी से करेक्टिव एक्शन ले सके, ताकि जो आपकी जो भी हिंड्रेंसेस आए हैं वो जल्द से जल्द क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजर शुड नॉट यूज़ एनी मीडियम, और हाँ जो मैनेजर है उसे किसी भी प्रकार का कोई भी मीडिएटर या मीडियोकर नहीं यूज़ करना चाहिए जब भी वो कंट्रोल को एक्सरसाइज कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, बट उसे खुद ब खुद इंडिविजुअल लेवल पे ही कंट्रोल करना चाहिए। इससे क्या होगा, इट इज़ द कन्विक्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल दैट डायरेक्ट कंट्रोल, जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो मोर इफेक्टिव होता है क्योंकि उसका फिर आपको डर रहता है जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर सुपीरियर के स्थान पर, सुपीरियर की प्लेस पर कोई और पर्सन करेगा तो कोई भी उस चीज़ को इतना इफ़ेक्टिवली नहीं लेगा।
प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए ताकि वो चेंजेस जो होते हैं सिचुएशन में उनको ईजिली ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कंट्रोल शुड बी एबल टू इंश्योर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि वो आपको एश्योरेंस देगी, हाँ भी हम अपने जो टारगेट्स है वो क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान्स, वी ऑल नो दैट प्लानिंग के अंदर ही हम स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं, तो कंट्रोलिंग ऐसा ही होनी चाहिए कि जिसके अंदर ये छलके कि हाँ जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं वो हमने अचीव करने ही करने हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल। दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस द फैक्ट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आपको, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है कि आपको कंट्रोलिंग करते समय रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देनी है कि कौन सा बंदा किस चीज़ के लिए क्या होगा, लायबल होगा, क्योंकि तभी आप क्या कर सकते हो, बाद में अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी। According to this principle, the organization structure should be clear. It means that what are the different posts in the enterprise and what relations exist them. And the information should be absolutely clear. Control systems should be prepared so as to make the responsibility of every post clear. स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पोस्ट है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट्स है, क्योंकि उसके बेसिस पर आप एक क्लियर कंट्रोलिंग सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर सकते हैं। नाइन्थ इज प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। वही है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें की एरियाज़ पहले से ही डिसाइड कर देने चाहिए और उन की एरियाज़ के ऊपर किसको काम करना चाहिए। की एरियाज़ मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स डिसाइड कर देने चाहिए और उन की एरियाज़ के ऊपर उनकी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल किसके ऊपर किसके पास होना चाहिए, मैनेजर्स या टॉप अथॉरिटीज़ के पास। जो वो की एरियाज़ को फिक्स करना होता है, दैट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और उनके रिलेटेड जो डिसीजंस लेना है उनको कंट्रोल करना, वो क्या कौन करता है, मैनेजर। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। क्लियर हो गया। 11th इज प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर कंट्रोल। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स देखिए क्या है, इट इज़ द कन्विक्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल दैट ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन इन एक्चुअल वर्क एंड स्टैंडर्ड वर्क सच अ करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन एज टू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ एडवर्स डेविएशन इन फ्यूचर। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर कंट्रोल का क्या मतलब है, सपोज आपने करंटली जो कंट्रोलिंग प्रोसेस किया उसमें क्या आ गई, डेविएशन आ गई, तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो करेक्टिव एक्शन लें इस डेविएशन को रिमूव करने के लिए, उस तरह की गलती फ्यूचर में ना दोहराई जाए। फ्यूचर को भी आपने क्या करके रख लेना है, कंट्रोल करके रख लेना है। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल। According to this principle, the method of control and information should be clear so that the manager can understand them individual and implement them. अब देखो यहाँ पर ये है कि कंट्रोलिंग का जो प्रोसीजर है वो इंडिविजुअल्स को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ताकि इंडिविजुअल्स अपने लेवल पर उस चीज़ को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अगर इंडिविजुअल्स को ही कंट्रोलिंग का प्रोसेस नहीं क्लियर होगा तो वो कैसे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। Last is principle of action. According to this principle, action has been considered as the essence of control, which means that if essential corrective action is not taken after knowing the deviation, control will be rendered meaningless. बहुत सही बात। एक्शन जो है वो क्या है, हमने जब करेक्टरिस्टिक्स भी किए थे पिछले वीडियो के अंदर, उसमें ये पॉइंट डिस्कस किया था फीचर में कि जो एक्शन होता है वो क्या है, एसेंस है किसका, कंट्रोलिंग का। आपने कंट्रोलिंग कर ली, आपने डेविएशन को फाइंड आउट कर लिया, बट अगर आपने करेक्टिव एक्शन ही नहीं लिया तो जो आपका कंट्रोलिंग है वो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। तो इसी वजह से बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इज़ ऑल्सो रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है वो वाइंड अप होता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। मिलते हैं। अब इसके बाद हम अपना जो चैप्टर नंबर 16 है कंट्रोलिंग टेक्निक्स वो स्टार्ट लेंगे। तब तक आप इस चैप्टर की वीडियोस को या प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उनको अच्छे से चेकआउट कीजिए और अपना अच्छे से जो मैनेजमेंट का सिलेबस है वो प्रिपेयर कीजिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।